हाय एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी प्लेटफॉर्म हियर। आज के सेशन में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपको हेल्प करेगा कि आपकी जो अप्रोच है, हाउ टू डील विद दैट क्वेश्चंस, वो अप्रोच आपके बिल्डअप होगी। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन द प्रैक्टिस क्वेश्चंस हियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज के सेशन का वो ये है, मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। लिस्ट वन में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ईएम वेव्स, और लिस्ट टू में हमारा क्या है, वेवलेंथ का ऑर्डर हमें मेंशन। तो हमें यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एएम रेडियो वेव्स। एएम रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 10⁻² मीटर। ये सेकंड ऑप्शन ही इसके साथ मैच होगा, ठीक है। माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है वो 10⁻² मीटर का ऑर्डर होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन का जो ऑर्डर होता है वेवलेंथ का वो 10⁻⁴ मीटर का होता है। और जो एक्सरेज होती है वो 10⁻⁻10 मीटर के साथ उनका वेवलेंथ का ऑर्डर होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास, फर्स्ट का हमारे पास सेकंड के साथ मैच हो रहा है। तो फर्स्ट का सेकंड के साथ ये यहाँ पे ही है, बी ऑप्शन भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, ऑप्शन ए ही आएगा। फर्स्ट का सेकंड के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ, थर्ड का फोर्थ मैच हो रहा है, यही ऑप्शन हमें मिल रहा है, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का फर्स्ट। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बाइकन्वेक्स लेंस हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच। तो यहाँ पे हमारे पास बाइकन्वेक्स लेंस है लाइक दिस, ठीक है। तो इसके जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है R1 R2 दोनों की वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर हमें गिवन है। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस इज 1.5। लेंस का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.5 गिवन है। पावर हमें जो है वो फाइंड कर, अब हमें पता है पावर ऑफ लेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो निकाल लेते हैं। उसके लिए हमारे पास रिलेशन क्या होता है, फोकल लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज म्यू लेंस अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये हमारे पास फोकल लेंथ को फाइंड करने का रिलेशन होता है। तो इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं हम। R1 R2 की वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब लाइट जब इंसिडेंट होगी तो वो इस सरफेस पे इंसिडेंट होगी, फर्स्ट सरफेस पे। तो इसके लिए जो सेंटर, जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हम क्या लेंगे, R1 लेंगे। यानी कि R1 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, +20 सेंटीमीटर आएगी। जो फर्स्ट सरफेस है जिसपे लाइट इंसिडेंट कर रही है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे, R1। और ये जो है डिस्टेंस हम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर कर रहे हैं, तो R1 की वैल्यू +20 हो जाएगी। और R2 कितना आएगा, -20 सेंटीमीटर। क्योंकि सेकेंड सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं ना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो R2 की वैल्यू क्या लेंगे हम, -20 सेंटीमीटर। तो अब हम पहले फोकल लेंथ जो है वो निकाल लेते हैं। 1/f लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू एल कितना है, 1.5। मीडियम यहाँ पे एयर में ही, हमें यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम लेके चल रहे कि ये एयर में ही प्रेजेंट है बाय डिफॉल्ट। तो एयर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो 1 हो गया, -1, 1/20 माइनस R2 की वैल्यू -20। अब इसकी फोकल लेंथ हम निकाल लेते हैं, 1.5 माइनस 1 कितना हो गया, 0.5। और ये हमारे पास क्या आ गया, 1/20 प्लस 1/20। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितनी मिली, 0.5 इंटू 2/20 हो गया, ये कैंसिल हो गया फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे 1/f कितना आ गया, 0.5/10, ये मिली वैल्यू हमें। अब यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 0.5, दिस इज 10 इंटू 10/5। और ये हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आ गई। अब पावर निकाल लेते हैं। पावर में जब भी फोकल लेंथ हम फिल करते हैं तो यहाँ पे हमारा फोकल लेंथ मीटर में फिल होता है, तो ये बात ध्यान में रखनी है हमें। तो पावर क्या आ जाएगी, 1/20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये 100 ऊपर चला गया और 20 नीचे, दिस विल कैंसल आउट। और हमारी पावर कितनी आ गई, +5 डायप्टर। तो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a light ray falls on the glass surface of refractive index √3 at an angle of 60 degree. Angle between refracted and reflected rays would be। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो एक लाइट रे है ग्लास सरफेस पे इंसिडेंट कर रही है लाइक दिस, ठीक है। और इस ग्लास सरफेस का हमारा जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है दैट इज √3। और ये किस एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें गिवन है 60 डिग्री।
हमसे पूछा गया है कि जो रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज है उनके बीच का एंगल कितना होगा। रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ चली गई, रिफ्रैक्टेड इस तरफ आ गई, तो हमें इसके बीच का एंगल जो है ये वाला एंगल ये पूछा गया। ठीक है, हमारे पास एक लॉ होता है ब्रिस्टल लॉ, हम उससे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो इंसिडेंट एंगल है ये पोलराइजिंग एंगल तो नहीं है। ठीक है, तो ब्रूस्टर लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू tan ऑफ IP। तो यहाँ पे हम पोलराइजिंग एंगल की वैल्यू फिल कर दें, मतलब अगर मैं इस एंगल को फिल कर दूं tan 60 डिग्री, तो ये tan 60 हमारा कितना होता है √3। तो मतलब मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मिल रहा है √3, और क्वेश्चन में गिवन कितना है √3। सो दैट मीन्स ये जो 60 डिग्री एंगल है ये हमारा क्या है, पोलराइजिंग एंगल है। और जब भी लाइट रे पोलराइजिंग एंगल पे इंसिडेंट होती है तो ये जो एंगल होता है रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ये कितना होता है, 90 डिग्री। सो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट a student observed 8 fringes in certain segment of screen when a monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used। तो एक स्टूडेंट ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया उसने क्या किया, 8 फ्रिंजेस जो है वो ऑब्जर्व की, ठीक है, स्क्रीन पे, और वेवलेंथ कितनी यूज की उसने, 600 नैनोमीटर। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज्ड, मतलब अगर वो वेवलेंथ ले लेता है 400 नैनोमीटर, तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस ही वुड ऑब्जर्व इन द सेम रीजन। तो उस पे कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस आएंगे वो हमें कैलकुलेट करने। तो मैंने मान लिया कि लैम्डा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें 8 फ्रिंजेस मिल रही है, तो लैम्डा 2 जब वेवलेंथ चेंज की उससे कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फ्रिंजेस मैंने लेट कर ली कि वो कितनी है, n2 है। ठीक है, अब मेरे पास रिलेशन होता है फ्रिंज विड्थ का। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। अब जो फ्रिंज विड्थ होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8 फ्रिंजेस है उनकी फ्रिंज विड्थ कितनी आ जाएगी, 8 टाइम्स बीटा। ठीक है, क्योंकि अगर एक की फ्रिंज विड्थ लैम्डा कैपिटल डी ओवर डी है तो 8 की कितनी हो जाएगी, 8 बीटा। ठीक है, वो कितना आ गया, 8 लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। मैं लैम्डा की जगह यहाँ पे लैम्डा 1 लिख लेती हूँ, और यहाँ पे लैम्डा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने n2 फ्रिंजेस ली हैं, तो n2 की जो फ्रिंज विड्थ होगी वो कितनी मिलेगी, वो भी इतनी मिलेगी। वेवलेंथ यहाँ पे लैम्डा 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है फ्रिंज विड्थ जो होती है वो चेंज नहीं होती है, फ्रिंज विड्थ तो सेम रहती है। ठीक है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। तो 8 लैम्डा 1 डी ओवर डी, दिस इज एंड 2 लैम्डा 2 डी ओवर डी। यहाँ से हमें क्या फैक्टर मिला, 8 लैम्डा 1 दिस इज इक्वल टू एन 2 लैम्डा 2। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर कैंसिल हो गया, क्योंकि उसने स्क्रीन का डिस्टेंस और ये डी की वैल्यू तो चेंज नहीं की है ना, तो ये तो सेम ही है। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। तो लैम्डा 1 की वैल्यू 600 नैनोमीटर, n2 इंटू 400 नैनोमीटर। तो यहाँ से n2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 8 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 400 नैनोमीटर, ये कैंसिल होगी जीरोस, दिस इज 2। तो n2 की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो 12 फ्रिंजेस जो है वो हम मिलेंगी जब उसने वेवलेंथ 400 नैनोमीटर चेंज कर दी। तो ऑप्शन ए आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम इज। हमें यहाँ पे वेरिएशन पूछी गई है डी ब्रोगली वेवलेंथ की मोमेंटम के साथ। हमें पता है जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन होता है दैट इज एच ओवर पी, ये हमारे पास रिलेशन होता है। तो यहाँ से डी ब्रोगली वेवलेंथ इनवर्सली मोमेंटम के साथ वेरी कर रही है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या आएगा, ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब मोमेंटम जीरो को अप्रोच करेगा वेवलेंथ क्या होगी, इनफिनाइट। तो जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू इनफिनाइट मिलेगी। जब मोमेंटम इनफिनाइट को अप्रोच करेगा बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो को अप्रोच करेगी। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट वेरिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when the two monochromatic light of frequencies nu and nu by 2 these are incident on the photoelectric material, their stopping potential becomes v by 2 and v respectively। तो हमने क्या किया, दो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है फोटो इलेक्ट्रिक मेटल पे इंसिडेंट करवाई। फर्स्ट जो लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, न्यू। दूसरी लाइट जो इंसिडेंट करवाई उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, न्यू बाई 2। ठीक है, इंसिडेंट करवाई, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये जो फर्स्ट रे है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल है हमारा v बाई 2। सेकेंड रे के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना मिल रहा है, v। हमें यहाँ पे पूछा गया थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कितनी है मैटर। ठीक है, अब हमारे पास रिलेशन क्या होता है कि जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है EV, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है सॉरी, EV दिस इज इक्वल टू h न्यू
माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, न्यू नॉट हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू क्या है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये रिलेशन हमें पता है, इसमें वैल्यूज हम फिल कर देते हैं। फर्स्ट रे के लिए देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, v/2, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू ही है तो न्यू लिख लेते हैं, दिस इज एच न्यू नॉट। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड रे के लिए अगर हम देखें स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है v, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है न्यू/2, ये हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ev/2 माइनस ev, दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू/2। ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, क्या मिला हमें यहाँ पे, माइनस e इंटू v/2, दिस इज इक्वल टू एच न्यू/2। ये 2 से 2 फैक्टर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या वैल्यू मिली, माइनस ev इज इक्वल टू एच न्यू। मार्क दिस इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो एच न्यू की वैल्यू है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर देते हैं। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन जो है वो फर्स्ट में फिल करने वाली हूँ मैं अभी, कैलकुलेशन पार्ट ही है हमारा। पुट इक्वेशन 3 इन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ev/2, दिस इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इक्वेशन थर्ड से हमारे पास एच न्यू की वैल्यू क्या आई, माइनस ev, वो मैंने यहाँ पे फिल कर दी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ev/2 प्लस e इंटू वी, दिस इज इक्वल टू माइनस एच न्यू नॉट। तो ये मिला 3/2 ev इज इक्वल टू माइनस एच न्यू नॉट। ये रिलेशन मिल गया हमें। अब इक्वेशन थर्ड में हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, कि जो हमारा माइनस e इंटू वी है वो किसके इक्वल है, एच न्यू के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू फिल कर सकती हूँ। ठीक है, ev की जगह मैं यहाँ पे e इंटू वी की जगह माइनस एच न्यू फिल कर सकती हूँ इस इक्वेशन में। तो क्या मिलेगा, 3/2, यहाँ पे एच न्यू फिल कर दिया, और ये माइनस एच न्यू, तो माइनस एच फैक्टर कैंसिल हो गया। तो 3/2 न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी आ गई, 3/2 न्यू। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, let T1 T2 be the energy of electron in the first and second excited state of hydrogen atom respectively। तो T1 एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, T1 एनर्जी किसमें है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी है। ठीक है, और जो T2 है दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी फॉर द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम हमें इनकी रेशो बतानी है, T1:T2 की रेशो जो है वो हमें पूछी गई है। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमें पता है कि nth एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी कितनी होती है, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारी किसके लिए होगी, n=2 के लिए, क्योंकि n=1 पे तो ग्राउंड स्टेट होता है। तो n=2 के लिए यहाँ पे सिंबल हम t यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में टी यूज किया गया है, तो एन की वैल्यू 2 फिल कर देते हैं यहाँ पे। चलो रहने दो, ई ही रखते हैं। E2 क्या आ जाएगा, -13.6/4 हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, T1 है, तो ये हमारे पास T1 की वैल्यू है। ठीक है, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हमें n=3 के कोरस्पॉन्डिंग मिलेगा, तो n की वैल्यू 3 फिल करेंगे, तो ये क्या मिला, -13.6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, दिस इज -13.6/9 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, T2 की वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग T2 एनर्जी क्या है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की। अब हम रेशो निकाल लेते हैं, T1/T2 -13.6/4, T2 की वैल्यू -13.6/9, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या मिली, 9:4। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन द एक्स एलिमेंट, एक्स हमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट होगा। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए सोडियम 2211, ये हमारे पास है एक्स, ये पॉजिट्रॉन है, और ये न्यूट्रिनो है। ठीक है, ये मासलेस पार्टिकल है, चार्ज भी नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल है। अब हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर को जो है बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, 11 है एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे x का एटॉमिक नंबर हम ले लेते हैं z, और यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, और ये है 0। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई, तो यानी कि x का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 10 है। और मास नंबर भी हम यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं। इस तरफ मास नंबर है 22, a का है a, प्लस इलेक्ट्रॉन का 0 का भी 0, तो हमारे पास मास नंबर की वैल्यू क्या आ गई, 22। तो जो हमारा एक्स एलिमेंट है
का मास नंबर है 22, एटॉमिक नंबर है 10, तो ये किसका होता है, नियॉन। ऑप्शन डी आएगा, यहाँ पे 23 है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इन द इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी। अब जब हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करते हैं तो अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 60 हर्ट्ज है, तो आउटपुट कितनी मिलेगी फ्रीक्वेंसी, वो सेम ही मिलेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज नहीं होती है। हम ठीक है, जितनी इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलेगी हमें यहाँ। ऑप्शन डी जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है हमारे पास कि जो अगर हम इनपुट ऐसे दे रहे हैं, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, हमने इनपुट ऐसी दी, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, एक साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिलेगा, दूसरे के लिए नहीं मिलेगा, फिर तीसरे साइकिल के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से वेव हमें देखने को मिलती है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। बट जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जितनी इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, तो ऑप्शन डी ही आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन सर्किट्स ए बी सी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू पीएन जंक्शंस आर इक्वल इन। हमें बताना है इनमें से कौन से सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो पीएन जंक्शन के अक्रॉस इक्वल आएगा। अगर हम फर्स्ट ए सर्किट की बात करें, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है वो ऐसे जाएगा, ठीक है, और इसमें भी ऐसे ही जाएगा, इस पीएन जंक्शन डायोड में। तो ये दोनों पीएन जंक्शन डायोड में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहाँ दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा हमें सेम मिलेगा, तो ऑप्शन जो ए सर्किट है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो इक्वल मिलेगा। ठीक है, बी सर्किट की बात करें तो यहाँ पे जो करंट है, करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, ठीक है, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जंक्शंस के क्रॉस जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, ओपोजिट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हमारा सेम नहीं मिलेगा। थर्ड जो डायग्राम है इसमें अगर चेक करें तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, फर्स्ट जंक्शन में इस तरफ आएगी, सेकंड जंक्शन में भी हमारी करंट की डायरेक्शन इस तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हम देख रहे हैं करंट, इलेक्ट्रॉन एन से पी तक जाते हैं तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट आएगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होती है ना, तो वही चीज हम देख रहे हैं। तो यहाँ सी डायग्राम में भी क्या है, दोनों जंक्शन के क्रॉस जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है। ठीक है, तो दोनों के क्रॉस क्या आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो है हमें सेम मिलेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा करेक्ट आंसर, कि जो दोनों सर्किट्स है ए और सी, इनके क्रॉस हमारा पोटेंशियल ड्रॉप क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ 55.3 मीटर एंड ब्रेथ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हमें यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ हमें गिवन है, तो यहाँ पे हमें लेंथ गिवन है 55.3 मीटर और ब्रेथ जो है वो हमें गिवन है 25 मीटर। हमारा फील्ड की शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर फील्ड, हमें उसका क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है हमारे पास 55.3 इंटू ब्रेथ है 25, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो आंसर आता है 138, ये हमारे पास जो है ये आंसर में। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ करके हमें करेक्ट वैल्यू बतानी है। अब हम ये कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स से। तो लेंथ वाली जो डिजिट है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं हमारे पास, दैट इज 3, और ये जो ब्रेड्थ है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं हमारे पास, दैट इज 2। तो जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, यहाँ पे हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स का बनाएंगे, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही रिजल्ट में हमें चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2, तो यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है वो भी हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, ये मैंने डेसिमल शिफ्ट कर दिया, क्या मिला 13.8 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। अब भी ये क्या है, 3 डिजिट है, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर दूं 14 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर।
तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे मिल रही हैं, दैट इज 1 और 4। ये जो मल्टीप्लायर है ये तो इसको तो हम काउंट नहीं करते हैं ना सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो हमारा रिजल्ट में भी कितनी आ रही है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही आ रही हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। तो जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही फिगर्स का हमें रिजल्ट चाहिए फाइनल, इसलिए हमको ऐसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम हियर। हमने यहाँ पे क्या किया, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया और वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, ठीक है, और किस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, 10 मीटर पर सेकेंड, और उसका एंगल जो है वर्टिकल डायरेक्शन के साथ कितना है, 60 डिग्री है। इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब हाईएस्ट पॉइंट तो ये है पी पॉइंट, तो यहाँ पे जो स्पीड होती, यहाँ पे स्पीड जो है वो हमें फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही मिलता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू हम निकालेंगे, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये जो थीटा एंगल होता है ना, ये हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल लेते हैं ना, तो हमें तो यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल गिवन है, तो हम हॉरिजॉन्टल के एक्सिस के साथ देख लेते हैं कितना एंगल मिलेगा। अगर ये 60 एंगल है तो ये कितना मिलेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एक्स और ये वाई एक्सिस दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो यहाँ पे ये जो पी पॉइंट है, इस पे अब हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा कितना आ जाएगा, u cos 30 डिग्री। u की वैल्यू कितनी है 10, cos 30 इज √3/2, तो यहाँ से हमारे पास स्पीड कितनी आ गई हाईएस्ट पॉइंट पे, 5√3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का मैच करना है। लिस्ट 1 में हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, नेम गिवन है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। लिस्ट 2 में क्या गिवन है, हमें डायमेंशनल, ठीक है, तो हमें ये मैच करना। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, दैट इज m-1 L3 T-2। तो ये A जो है ये किसके साथ मैच होगा, सेकंड ऑप्शन के साथ मैच होगा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, mgh, को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये mgh के डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, मास के लिए m, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन की डायमेंशंस ही आएंगी LT-2, h क्या है डिस्टेंस ही है, तो ये l होगा। तो ये डायमेंशंस कितनी मिली, ml2T-2। तो ये बी ऑप्शन किसके साथ मैच हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन के, ठीक है। और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हमारे पास क्या होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, उसको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बोलते हैं। तो फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है हमारे पास, ml-T-2, और नीचे क्या है, मास है, तो ये मास से मास कैंसिल हो गया, तो इसकी इंटेंसिटी की जो हमारे पास डायमेंशन आई दैट इज L-T-2। तो ये डी ऑप्शन किसके साथ मैच होगा, थर्ड के साथ। तो बचा सिर्फ ये फर्स्ट ऑप्शन, ये किसके साथ मैच हो गया, सी के साथ। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए किसके साथ जा रहा है, सेकंड के साथ जा रहा है, तो ए सेकंड के साथ जा रहा है, तो ए ऑप्शन भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ए सेकंड के साथ जा रहा है, ठीक है, और बी किसके साथ मैच हो रहा है, मेरा ऑप्शन बी जो है वो फोर्थ ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। तो बी जो है वो फोर्थ के साथ जा रहा है, तो बी ऑप्शन नहीं आएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी फोर्थ के साथ जा रहा है, सी फर्स्ट के साथ, डी थर्ड के साथ, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। बी फोर्थ के साथ, सी फर्स्ट के साथ, डी और डी जो है वो थर्ड के साथ मैच हो रहा है। तो इस तरह से हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के क्वेश्चंस को मैच करेंगे, तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, given below are the two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason। तो हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है, एक assertion है और दूसरी क्या है, reason है। assertion हमें क्या given है, stretching of spring is determined by the shear modulus of material of spring। जो स्ट्रेचिंग होती है स्प्रिंग की हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, shear modulus कितना है मटेरियल का, उससे उस पे रीजन हमारे पास गिवन है, a coil spring of copper has more tensile strength than a steel spring of same dimension। तो हमें बताना क्या है यहाँ पे,
इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमें पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन है जो सही है। तो ए असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। बोथ असर्शन और रीजन ट्रू है एंड जो रीजन है दैट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोथ असर्शन रीजंस ट्रू है और आर जो है रीजन दैट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लास्ट ऑप्शन है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं असर्शन जो है वो हमारा स्टेटमेंट है कि जो स्ट्रेचिंग होती है स्प्रिंग की वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, शेयर मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग की स्प्रिंग जिस मटेरियल से बना हुआ है इसके शेयर मॉडुलस जो जितना भी होगा उससे स्ट्रेचिंग जो है वो स्प्रिंग की हम फाइंड करते हैं। तो ये हमारा असर्शन की स्टेटमेंट तो ट्रू है क्योंकि शेयर मॉडुलस किस पे डिपेंड करता है, स्टिफनेस ऑफ मटेरियल पे। जितना मटेरियल स्टिफ होगा उतनी स्ट्रेचिंग हमें पता चलेगी स्प्रिंग की कितनी हो रही है, तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है। रीजन क्या है हमारे पास, अ कॉइल स्प्रिंग of copper has more tensile strength than steel spring of same dimension। तो ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, जो कॉइल स्प्रिंग की होती है कॉपर से बनी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती है एज कम्पेयर टू द स्टील स्प्रिंग। तो ये जो रीजन है वो फॉल्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर की जो असर्शन स्टेटमेंट है वो ट्रू है, जो रीजन स्टेटमेंट है वो फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the volume occupied by molecules contained in 4.5 kilogram water at the STP if intermolecular forces vanish away is। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे मॉलिक्यूल्स, कितने मास गिवन है वाटर का हमें, दैट इज 4.5 किलोग्राम मास है हमारे पास वाटर का। और एसटीपी कंडीशन पे हमारे पास रिलेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो v यहाँ से क्या आ जाएगा, एन आर टी अपॉन पी, राइट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज जो है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, ये एन, एन क्या हो जाएगा, स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। ये एम क्या है, गिवन मास, गिवन मास हमारे पास क्या है 4.5 किलोग्राम, और कैपिटल मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारे पास कितना होता है, दैट इज एम की वैल्यू होती है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसको किलोग्राम में चेंज कर देंगे तो 18 इंटू टेन रेज टू पावर -3। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने आ गए, 250 कैलकुलेट करने के बाद। तो यहाँ v की वैल्यू निकाल लेते हैं, n की वैल्यू है 250, r की वैल्यू होती है 8.314। और ये जो टेम्परेचर है, अब ये एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस है, तो टेम्परेचर हम ले लेते हैं 273 केल्विन। और जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज इतनी वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.6 मीटर क्यूब। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो एक पेंडुलम की लेंथ कितनी है, 121 सेंटीमीटर है, दूसरे की लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। दे वाइब्रेट इन द सेम फेस, दोनों सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे हैं। एट सम इंस्टेंट द टू आर एट देयर मीन पोजीशन इन द सेम फेस। तो किसी इंस्टेंट पे क्या होता है कि दोनों जो पेंडुलम्स है वो सेम फेस में होते हैं, मीन पोजीशन। minimum number of vibrations of shorter pendulum after which the two are in phase with the mean position। हमें बताना है कि कितनी शॉर्टर पेंडुलम की मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगी जिसके बाद जो दोनों पेंडुलम है वो क्या हो जाएंगे, सेम फेस में आ जाएंगे, मीन पोजीशन। ठीक है, तो हमें पता है जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है हमारे पास पेंडुलम का, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यानी कि टाइम पीरियड लेंथ के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है रूट एल के साथ। तो मैं यहाँ पे दोनों का टाइम पीरियड अगर कंपेयर करूँ वो क्या मिलेगा, अंडर रूट L1 अपॉन अंडर रूट L2। तो T1 अपॉन T2 किसके इक्वल आ गया, L1 इज 121 और ये है 100। तो T1 अपॉन T2 टाइम पीरियड की रेशियो आ गई 11/10। तो यहाँ से क्या मिला, 10 इंटू T1 दैट इज 11 इंटू T1 जो है टाइम पीरियड वो किसका है, लॉन्गर जो हमारा पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड। यानी कि उसकी जब 10 वाइब्रेशंस होंगी, तो 10 इंटू T1 है ना, तो 10 वाइब्रेशन जब लॉन्गर पेंडुलम वाले जिसकी लेंथ ज्यादा है उसकी पेंडुलम की जब वाइब्रेशंस होंगी उसका टाइम पीरियड किसके इक्वल आ रहा है, 11 टाइम्स T2। कि जब जो छोटी लेंथ वाला पेंडुलम है उस वो कितनी वाइब्रेशंस करेगा, 11। तब इन दोनों का टाइम पीरियड सेम मिल रहा है तो सेम फेज में आ गए ना तब वो। तो जो लॉन्ग लेंथ वाला है जब वो 10 वाइब्रेशंस कर रहा है, ठीक है, तो वो उसी टाइम पे जो हमारा शॉर्टर पेंडुलम है वो कितनी वाइब्रेशंस करेगा, 11। तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द 2 point charges minus q plus q, these are placed at a distance l as shown in the diagram. The magnitude of electric field intensity at a distance r far far greater than l varies as. तो ये हमारे पास क्या है, एक तरह का डाइपोल ही है प्रेजेंट, जिसपे हमारे पास क्या है, दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस है सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, तो जो डाइपोल के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो कैसे वेरी करती है, 1/r³ के साथ वेरी करती है, क्योंकि इसका पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, 1/r² के साथ वेरी करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, -dv/dr करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल की वेरिएशन हमें पता है कि r² के साथ आती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन क्या आएगी, 1/r³ के साथ डिपेंडेंसी आएगी। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर।